हेलो स्टूडेंट्स। सॉरी फॉर द डिले। 2 दिन की मैं न्यूज़ जो अपडेट नहीं कर पाया। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे शुरू करते हैं। तो आज की न्यूज़ जो है 4 जून की मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ और कल सुबह तक आपको 5 जून की न्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। चलिए पहली न्यूज़ है अपनी, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग। तो कोविड 19 के टाइम में ना जो गेमिंग है उसको ना काफ़ी बूस्ट मिला। तो ऑल द इंडियन पीपल्स बेसिकली एंगेज्ड इन द ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है। तो अब क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग को ना एज अ मिसयूज किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ना यूज किया जा रहा है कि जो उनका जो ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इसको रेगुलेट किया जाए। तो इसलिए इंडिया जो है प्लान कर रहा है कि इसको ना हम पीएमएलए के एम्बिट में कवर करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में ऑनलाइन जो गेमिंग है उसको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और पीएमएलए जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस एग्जाम के लिए भी। पीवाईक्यू आया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स हम याद कर लेते हैं प्रीलिम्स के लिए। इंडिया बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट। इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट है, ठीक है। और जो गेम है, गेमिंग जो है स्टेट जो लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है। तो किस लिस्ट में आता है? तो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। स्टेट लिस्ट कुछ आपको जो है दे देगा कि हेल्थ है, प्रिजन है। तो किस के मतलब स्टेट की अथॉरिटी में आता है? तो वो स्टेट लिस्ट में आता है अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो याद रखना कि वो स्टेट लिस्ट में आता है। फिर एक चीज और है कि क्या गेमिंग के ऊपर टैक्स है? जी हाँ, गेमिंग के ऊपर टैक्स लगता है, 28% जीएसटी लगता है। अगर आपने विन किया है, अगर आप विनर हो और जो विनर है उसका जो प्राइज मनी है उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है? 30% उसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। चलिए, तो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि इट कम अंडर द पीएमएलए एक्ट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। तीसरा पॉइंट ये है 28% जीएसटी जो है, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो 28% जीएसटी देनी है। अगर आपने प्राइज विन किया है तो उस पर 30% जीएसटी देनी है। ये फटाफट से हम एक बार मेंस के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नजर डाल लेते हैं इसके ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहली स्टेज होती है प्लेसमेंट की। फर्स्ट स्टेज इज प्लेसमेंट, यानी कि आपने क्या करना है, जो ब्लैक मनी है उसको उसको इनिशियल जो है आपका ये जो सिस्टम होता है ना उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराना है। यानी कि जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर में इंट्रोड्यूस कराना है। तो दैट इज नोन एज द प्लेसमेंट। कि आपने जो है अपने जो ब्लैक मनी है, अपना जो इलिसिट फंड है, उसको फाइनेंशियल सिस्टम में बस इंट्रोड्यूस कराना है। तो उस फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं प्लेसमेंट। सेकंड फिर आता है हमारा लेयरिंग। जब एक बार मनी जो है फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो गया है, एक मिनट, ये फाइनेंशियल सिस्टम है, यहाँ पे आपकी ये ब्लैक मनी है, ये ब्लैक मनी आपने इंट्रोड्यूस कराई है फाइनेंशियल सिस्टम में, तो उसको हम बोलेंगे क्या? प्लेसमेंट, ठीक है। फिर सेकंड जो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड द लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है? आप ना अगर एकदम से लाइक 2 लाख या 3 लाख या फिर 2 मिलियन 3 मिलियन एकदम से अगर इतना मनी इंट्रोड्यूस करोगे सिस्टम में, तो आपका चांसेस होते हैं कि आप पकड़े जाओ इनिशियल स्टेज में ही, प्लेसमेंट स्टेज में ही, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अपने जो अमाउंट है उसको ना छोटे छोटे अमाउंट्स में जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे और फिर जो है उस अमाउंट को इंट्रोड्यूस करोगे। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं लेयरिंग। कि आपने एक अमाउंट, ये छोटा अमाउंट, फिर दूसरा अमाउंट, फिर तीसरा अमाउंट, फिर चौथा अमाउंट। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को शक ना हो। तो इस प्रोसेस को कहते हैं लेयरिंग, ठीक है। जैसे कि 5 लाख रुपए है, तो मैं एकदम से अब बैंक में डिपॉजिट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, ऐसे 5-6 अकाउंट जो है ढूंढूंगा। अपने दोस्तों के अकाउंट ले सकता हूँ या फिर ऐसे ही जो है 5-6 अकाउंट और जो फैमिली के अकाउंट ले सकता हूँ। तो उसमें 1-1 लाख रुपए मैं डिपॉजिट कर दूंगा और फिर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर मैं अपने अकाउंट में उनको ट्रांसफर करवा लूंगा। तो उससे क्या होगा, ट्रांजेक्शन जो है काफ़ी सारी हो जाएगी। तो उस काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन अगर हो जाती है तो गवर्नमेंट जो है थोड़ा डिफिकल्ट होती है उनको जो आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लेयरिंग,
ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, कसिनो के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। कसिनो में क्या होता है कि आप जो है कसिनो सेंटर में गए अपना अमाउंट लेके, ठीक है, तो वहां पे आपने अमाउंट अपना डिपॉजिट किया और जो है प्ले किया कसिनो, ठीक है। अगर आप जीत जाते हो तो आपको पैसा मिल जाएगा, फिर आप क्या करोगे, उस पैसे को दोबारा उसमें इंट्रोड्यूस करोगे। फिर आप हार जाओगे, फिर क्या होगा, फिर आप दोबारा अमाउंट लेके आओगे, फिर आप उसको डिपॉजिट करोगे कसिनो में, फिर आप हार जाओगे, फिर या फिर आपको गेन हो सकता है। तो आप इतनी सारी ट्रांजेक्शन कर दोगे कि गवर्नमेंट को भी कंफ्यूजन हो जाएगी कि क्या हो रहा है ये। तो ये एक कसिनो जो है काफी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ना एक, यू कैन से, काफी जो है बेकार सिस्टम है, ठीक है। चलिए, तो थर्ड स्टेज हम देख लेते हैं इसकी। थर्ड स्टेज जो थी दैट इज इंटीग्रेशन। अब आपने जो है लेयरिंग कर दिया, तो लेयरिंग करने के बाद क्या हो गया, आपका जो फंड है वो वाइट हो गया, आपका जो फंड है वो एंटर कर दिया, एंटर हो चुका है इकोनॉमी में। जैसे कि आपका आपने अपने बैंक में जो है मनी ले ली थी, 5-6 अकाउंट से आपने अपने बैंक में जो है मनी को डिपॉजिट कराया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अब आप जो आपके बैंक में जब अमाउंट आ चुका है तो अब आप उसको यूज कर सकते हो, तो वो क्या हो गई है, व्हाइट मनी हो गई है और वो इंटीग्रेट हो चुकी है आपके सिस्टम के अंदर। तो ये होता है थर्ड स्टेज, ठीक है। तो पता चल गया। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, प्लेसमेंट, सेकंड स्टेज क्या है, लेयरिंग, एंड थर्ड स्टेज इज इंटीग्रेशन। चलिए, इंडिया में क्या फ्रेमवर्क है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहले तो यही है हमारा अपना पीएमएलए एक्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो एजेंसी है उसको भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है कि भैया जो है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट कीजिए। तीसरा क्या है, इनकम टैक्स एक्ट में भी कुछ प्रोविजंस है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके। चौथा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें भी हमारे प्रोविजन है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके। एंड फिफ्थ इज द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैंने ये इसलिए दिए हैं, अगर क्वेश्चन आता है मेंस में तो आप सिंपली जो है 5 पॉइंट्स आप याद कर सको, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स आप उसमें लिख सको। तो सिंपली पीएमएलए एक्ट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, इनकम टैक्स है, और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। फिर क्या कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, जी हाँ, इंटरनेशनल एफर्ट्स भी हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफ ए टी एफ, इसमें क्या होता है, इसमें लिस्ट होती हैं, ठीक है। अभी हम इंडिया जो है क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में हमारा डाला जाए, ठीक है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। तो इंडिया डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि वो क्या करता है, जो भी उसका फाइनेंस है वो टेरर फंडिंग करता है। इसलिए हम डिमांड करें कि भाई उसको ग्रे लिस्ट में डालो, और उसके ऊपर जो एक स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस होना चाहिए कि वो फाइनेंस जो अपने जो लोन मिलता है ना उसको भी वो बेसिकली क्या करता है, गलत इस्तेमाल करता है। तो इंडिया की ये डिमांड है, तो ये भी एक हमारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है एट द इंटरनेशनल लेवल। चलिए, नेक्स्ट जो है रिसेंट इशूज क्या है, रिसेंट इशूज ये हैं कि अपना जो है क्रिप्टो करेंसी भी हमारा यूज किया जा रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी अपना यूज किया जा रहा है, हवाला नेटवर्क्स के थ्रू हमारा जो है मनी लॉन्ड्रिंग होती है। सेल कंपनीज वर्ड याद रखना, सेल मतलब क्या होता है कि द कंपनी विच एग्जिस्ट ऑन द पेपर ओनली, इसकी कोई भी फिजिकल प्रेजेंस अपनी नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल प्रेजेंस इसकी नहीं है, ये सिर्फ पेपर के ऊपर हमारा एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल कंपनी बोलते हैं। तो ये रूट्स होते हैं मनी, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। थ्रू क्रिप्टो करेंसी हम यूज कर सकते हैं, हवाला नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं, सेल कंपनी के थ्रू हम कर सकते हैं। फिर वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड होने चाहिए। तो जो अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ठीक है। और जो हमारी जो एजेंसीज है, ईडी है, आरबीआई है, सेबी है, एंड पुलिस है, इनको भी जो है टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहिए और अपनी फंक्शनिंग को प्रॉपर स्ट्रेंथन करना चाहिए। ये आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। तो ये जो है इस तरह से मेंस का भी टॉपिक हमने तैयार कर लिया है। और प्रीलिम्स का बस आपको क्या याद रखना है कि अब से जो ऑनलाइन गेमिंग है दैट विल बी कम अंडर द एम्बिट ऑफ द पीएमएलए एक्ट, ये पॉइंट याद रखना है बस। चलिए, सेकंड टॉपिक देखते हैं।
बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स। अब ना ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर। हम्म तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो है इसमें हम क्या करेंगे, इसके ना वर्ड जो है डिसइंटीग्रेट करके पढ़ो, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक एप्लीकेशन। ठीक है, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक, यानी कि हम फोटोवोल्टिक्स को इंटीग्रेट करेंगे किसमें, बिल्डिंग्स में। दिस इज आवर बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग है। हम्म तो हमने ऊपर में भी जो है फोटोवोल्टिक सेल्स लगा दिए हैं, हमने यहाँ पे भी फोटोवोल्टिक सेल लगा दिए हैं, हमने इधर जो बिल्डिंग है साइड की उसके वॉल जो है उसके ऊपर भी फोटोवोल्टिक सेल लगा दिए, हमने यहाँ पे भी फोटोवोल्टिक सेल लगा दिए हैं। ठीक है, और जो पार्किंग है हमने उसके ऊपर भी फोटोवोल्टिक सेल लगा दिए हैं। तो ये ही इसी को बोला गया है कि हमने फोटोवोल्टिक सेल को बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया है। तो इससे पहले अभी तक क्या होता था फिर, ये है ना, अभी तक कुछ और होता होगा, तभी ये टॉपिक आया न्यूज में। तो अभी तक क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ जो टॉप ऑफ द रूफ, जो रूफ होती थी सिर्फ उसके ऊपर में हमारा जो है सोलर पैनल लगाए जाते थे, फोटोवोल्टिक सेल लगाए जाते थे। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम रूफ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, फैसेट पे लगा सकते हैं, ऑनिंग पे लगा सकते हैं, बालू ट्रेड होता है, शेड कैनोपी होती है, इन सब के ऊपर हम जो है इंटीग्रेट करेंगे अपने सोलर पैनल्स को। दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं फटाफट से। बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स एंड ट्रेडिशनल रूफटॉप सोलर। तो इसका जो इंटीग्रेशन है, ये दिस इज अवर ट्रेडिशनल वन, ये पुराना वाला सिस्टम है और ये अपना नया सिस्टम है। तो इसमें तो हमने अभी देखा कि पूरे जो बिल्डिंग का डिजाइन है उसके साथ ही हम इंटीग्रेट कर देंगे, ऊपर भी, साइड की जो वॉल्स हैं उसके ऊपर भी, जो टेरेस है उसके ऊपर भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या होता था, सिर्फ और जो टॉप ऑफ द रूफ होती थी सिर्फ उसके ऊपर हमारे इंस्टॉल्ड होते थे ये पैनल्स। फिर जो नई टेक्निक है उसमें क्या करेंगे बिल्डिंग इंटीग्रेटेड वाले में, कि डुअल पर्पस हमारा होगा, बिल्डिंग मटेरियल प्लस में पावर। तो बिल्डिंग का मटेरियल जो है उसमें ही हमने सोलर पैनल को एम्बेडेड कर दिया है। ठीक है, तो डुअल पर्पस है, बिल्डिंग तो बनी बनी प्लस में हमारी एनर्जी भी हमारी निकल के आ रही है। इसमें क्या होता था, सोलरली फॉर द एनर्जी जनरेशन, ये सिर्फ एनर्जी जनरेशन के लिए हम यूज करते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है इंस्टॉलेशन, कॉम्प्लेक्स एंड पार्ट ऑफ बिल्डिंग डिजाइन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा इसको इंस्टॉल करना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम सोल अगर टॉप पे अगर हम पैनल्स लगा रहे हैं तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन साइड की जो वॉल्स हैं उन पे पैनल्स लगाने हैं आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर को जो है फोटोवोल्टिक सेल्स को इंटीग्रेट करना है पूरी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के साथ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। इट इज अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग डिजाइन। लेकिन जो ये वाला था ये काफी आसान होता था। हम्म सिर्फ और सिर्फ टॉप पे लगाना है हमें, इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी हायर लगेगी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो कॉस्ट इसकी हाई रहेगी, ये थोड़ी सी कम है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस बट ऑब्वियस है, सारी चीजें हैं तो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी मेंटेनेंस के लिए। अब आप जो टॉप ऑफ द रूफ रूफ के ऊपर जो सोलर पैनल्स लगे हैं उसको तो चलो क्लीन कर सकते हो, लेकिन जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके साइड वॉल्स के ऊपर जो पैनल्स आप लगाओगे इंटीग्रेट करोगे उसको कैसे आप क्लीन करोगे, तो इसलिए थोड़ा मेंटेनेंस भी काफी एक्सपेंसिव हमारा रहेगा। और जो अपने ट्रेडिशनल वाले हैं उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी कम है, रिलेटिवली लो कॉस्ट है। समझ में आ गया ये वाला? क्या याद रखना है इसमें, इसमें बस ये याद रखना है, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स, कि हमने क्या करना है, जो फोटोवोल्टिक्स है जो सोलर पैनल्स हैं उनको इंटीग्रेट करना है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के साथ, ताकि हम जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके अपने जो सोलर एनर्जी है उसका। क्योंकि अब देखो ना, ये आपकी बिल्डिंग है, दिस इज द बिल्डिंग, ठीक है, 25 या 26 माले की बिल्डिंग लगा लो, और सिर्फ इसके ऊपर आपने यहाँ पे सोलर पैनल लगाया है, तो क्या ये इतनी सी एनर्जी जो है इनफ होगी इस पूरी बिल्डिंग की सप्लाई को सस्टेन करने के लिए? नहीं ना। तो इसलिए जरूरी है कि ये जो पूरी की बड़ी बिल्डिंग है इसके जो साइड वॉल्स हैं उनका भी हम यूटिलाइजेशन करें, तभी जाके जो है एनर्जी हमारी इतनी जनरेट हो पाएगी कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को सस्टेन कर सके। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ट्रोजन हॉर्स। बस ये जो वर्ड्स है ना ये स्पेसिफिकली आप याद रखना है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। ठीक है, अब हॉर्स से ये मतलब लगाना है कि ये कुछ एनिमल, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स क्या है, दिस इज द, एक तरह से ये साइबर अटैक सुना है, तो उसी का एक ये इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं ट्रोजन हॉर्स। हम्म तो अभी न्यूज में क्यों है ये, अभी क्या कर रहे हैं ना कि ये जो यूक्रेन है उसने ना ड्रोन्स भेजे हैं,
किसमें, रसिया की टेरिटरी में, और बहुत ही स्मार्टली उसने जो है ड्रोन्स को जो है रसिया की टेरिटरी में सेंड किया है। ठीक है, तो उसलिए न्यूज़ में आया, और उन्होंने जो है इसको, इसके जो ट्रोजन, यू कैन से ड्रोन्स, ट्रोजन ड्रोन्स उन्होंने नाम दिया इसको। तो देख लेते हैं ट्रोजन हॉर्स क्या है। कि मिलिट्री एंड जियोपॉलिटिकल, ट्रोजन हॉर्स रेफर्स टू, इट्स अ कोवर्ट टैक्टिक्स, ये मतलब कोवर्ट टैक्टिक टैक्टिक है, बहुत ही बेकार है ये, मतलब यूज नहीं करनी चाहिए, एक कोवार्डली एक्ट है ये एक तरह से। वेयर वेपन्स एंड एजेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर कंसील्ड विद इन द हार्मलेस लुकिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इन्फ्लिक्ट द हार्म टू हार्म्ड एन एनिमी। अब देखो उसने क्या करा है, यूक्रेन ने ये बॉक्स लिया, ठीक है, वुडन बॉक्स है ये, इसके अंदर उसने जो है अपने ड्रोन्स को रखा, ठीक है, अनमैन्ड जो एयर व्हीकल्स हैं उनको इसने रखा ड्रोन्स को, और फिर इनको सेंड कर दिया ये रसिया की टेरिटरी में। तो ये एक कोवर्ट एक्ट है, ठीक है। हार्मलेस लुकिंग, ये जो वुडन बॉक्स था ये हार्मलेस लुकिंग था, इसके अंदर में इसने पैक किया और फिर रसिया की टेरिटरी में इन्फ्लेट इसने करा दिया। ठीक है, तो ये जो है दिस इज नोन एज द ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक। हम्म, ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक, ये देखिए, ये वाला बता रहा था मैं, ये ड्रोन है, इसने इन ड्रोन्स को क्या किया, उसने वुडन बॉक्स में इनको पैक करके और रसिया की टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट करा दिया। हम्म, तो अब देख लेते हैं ये, एफपीवी ड्रोन्स आर इक्विप्ड विद कैमराज, तो इन इनमें क्या लगे हैं, हमारे कैमराज यहाँ पे लगे हैं, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, वो कैमरा ही हमारे किस तरह से एक्ट करेंगे, एज अ पायलट। तो वही क्या है, पायलट की तरह कैमरा जो है पायलट है यहाँ पे। हम्म, ठीक है। दूसरा, दीज ड्रोन्स आर इनएक्सपेंसिव विद इन टोटल कॉस्ट ऑफ वन ड्रोन, और ये काफी मतलब सस्ते को हैं। ठीक है, अब ये जो मॉडर्न वारफेयर है ना, दिस इज समथिंग रियली वेरी, यू कैन से ट्रेडिशनल वारफेयर हमारे क्या होते थे कि हमें भैया लड़ना है अपने तलवारों से, ठीक है, मिसाइलों से। अब देखो सिंपली एक ड्रोन लिया और दूसरे की टेरिटरी में दे मारा, और लार्ज स्केल पे क्या होगा, उसका डिवास्टेशन कर सकते हैं सिंपली इस छोटे से एक ड्रोन से, और इसमें आपने अपने घर में बैठ के बस ऑपरेट करना है इसको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसलिए जो मॉडर्न वारफेयर है इट इज़ रियली वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और हमें इंडिया को भी जो है सीख लेनी चाहिए इस चीज़ से, कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करें। तो दीज ड्रोन्स आर इनएक्सपेंसिव, ये इनएक्सपेंसिव हमारे होते हैं, बिकॉज दे आर सो स्मॉल दे कैन ऑल्सो हार्ड टू डिटेक्ट, और ये इतने छोटे हैं कि इनको डिटेक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, एंड दे टेक डाउन यूजिंग द कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम। दिस मेक देम पोटेंट वेपन्स एंड कैपेबल ऑफ इन्फिक्टिंग सिग्निफिकेंट डैमेज। तो ये बहुत ही पोटेंट, बहुत ही पोटेंशियल वेपन है। अब हम इनको ड्रोन्स को ना एज अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस लेके चलते थे, कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम ड्रोन को डाल देते हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ होना चाहिए। लेकिन अब यूक्रेन ने प्रूव करके दिखाया कि भाई ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी कंट्री की, ये जो स्मॉल टेक्निक्स हैं ना, स्मॉल टेक्नोलॉजी, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, जिसमें आपका जो किसी भी जो लाइफ का लॉस नहीं होना, लाइफ का लॉस नहीं होगा, ठीक है, आपको ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी अपने पायलट्स की, अनमैन्ड व्हीकल्स होते हैं ये इसलिए। तो दिस वुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी कंट्री इन द डिफेंस सेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर यूपीएससी में वर्ड आएगा ट्रोजन हॉर्स, आप समझ जाओगे कि एक तो ये क्या होता है, साइबर अटैक होता है, उसकी टैक्टिक होती है ये। दूसरा आप याद रखना कि ये जो हमारे हैं, ये कोवार्ड एक्ट होता है, जिसमें कि ड्रोन्स को बेसिकली यूक्रेन ने भेजा किसकी टेरिटरी में, रशिया की टेरिटरी में। बस इतना याद रखना। चलिए दो पीवाईक्यू देख लेते हैं, किस टाइप के पीवाईक्यू पूछे हुए हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग के ऊपर ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है। अब मैं फटाफट से एक छोटी सी आपको डिटेल में जो है थोड़ा सा बता देता हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। कि अ, आप जो है सोकर उठे, ठीक है, मॉर्निंग में आप उठे, ठीक है, अब आप उठे तो आपको क्या चाहिए कि लाइट्स ऑन हो जाए, लाइट्स ऑन हो जाए। फिर क्या चाहिए कि लाइट तो ऑन हो गई, अब आपको चाहिए कि भाई इतने मैं जो है प्रेस प्रेस होता हूँ तो आपका जो वाटर है आ, वो गर्म हो जाए, ठीक है, गीज़र जो है ऑन हो जाए ऑटोमेटिकली, तो वो हो जाएगा। फिर आपको क्या चाहिए, कोई जो है गेट पे आ गया है, नॉक कर रहा है, तो गेट जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, वो चाहिए आपको, ठीक है जी, वो हो गया। और आपको क्या चाहिए कि आपका खाना जो है वो जो है रेडी हो जाए टाइमली, ठीक है, आपका जो माइक्रोवेव ओवन है वो ऑन हो जाए एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो चीज़ आपकी हो जाए, ठीक है। फिर आपका चाहिए कि भाई अब मैं जो है ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो सारी फैंस और लाइट्स हैं ये अपने आप ऑफ हो जाएं,
ठीक है, तो इस पूरे जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बस ये चीज याद रखना, ये जो समझाया है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहते हैं। With reference to the Internet of Things, sometimes seen in the news, which of the following statement are correct? Internet of Thing is a technology that facilitate the transfer of data from one device to another device without human intervention. यही देखा ना हमने कि गीजर ऑन हो गया, गीजर के बाद जो है माइक्रोवेव ऑन हो गई, माइक्रोवेव के बाद गेट ओपन हो गया, गेट ओपन होने के बाद जो सारी डिवाइसेज जो है ऑफ हो गई अपने आप। तो ये क्या है, इंटरकनेक्टेड हमने अभी देखा कि ये क्या है, ये फैसिलिटेट करेगा ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। सेकेंड थिंग, वेरिएबल टेक्नोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब वेरिएबल टेक्नोलॉजी क्या है, कि ये भी क्या एक एग्जांपल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो हम कह सकते हैं जी हाँ, ये भी एक एग्जांपल है वेरिएबल टेक्नोलॉजी। आपने कोई ग्लास जो है ना वो पहना हुआ है, ठीक है, तो और उसमें ग्लास में जो है 3D ग्लास है वो बेसिकली। ठीक है, तो 3D ग्लास से आपको क्या होगा, 3D इमेजेस आपको दिखेंगी। तो वो भी एक क्या है, एग्जांपल होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, राइट। तो ये, तो इसमें क्या आंसर होगा इसका, बोथ 1 एंड 2 आर दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन डे टू डे लाइफ। तो क्या पॉसिबल एप्लीकेशन हमारी होंगी, वर्ड देखना बच्चे, पॉसिबल, पॉसिबल पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉसिबल एप्लीकेशन क्या होंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। तो क्या हम स्मार्ट इरिगेशन कर सकते हैं, जी हाँ पॉसिबल है। तो इस बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होगा स्मार्ट इरिगेशन में, कि ये हमारा जो फील्ड है, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, सेंसर्स हमने लगा दिए हैं। जब भी इसमें थोड़ा लगेगा कि पौधों को और पेड़ों को जो है पानी की जरूरत है, तो ऑटोमेटिकली हमारी क्या होंगी, जो ट्यूबवेल है वो ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो ट्यूबवेल है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी जब हमारे सेंसर उनको सिग्नल भेजेंगे। तो स्मार्ट इरिगेशन पॉसिबल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, जी हाँ स्मार्ट इरिगेशन पॉसिबल है। सेकंड, रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग। तो क्या हम हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, जी हाँ ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा चीज, होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन का पूरा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैसे गीजर ऑन हुआ, आप उठे, उठने के बाद गीजर ऑन हुआ, गीजर ऑन होने के बाद आपका माइक्रोवेव ओवन ऑन हुआ, माइक्रोवेव ओवन होने के बाद आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो तो सारी लाइट्स ऑफ हो रही हैं। तो वो क्या है, होम ऑटोमेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अब जो अरावली है ना वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में पूछा हुआ है पहले भी। अरावली जो माउंटेन्स है, ओल्ड माउंटेन है वो वर्ल्ड के, वन ऑफ द ओल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो इसलिए पूछा हुआ है। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है, ये 5 किलोमीटर का बफर एरिया बनाना चाहते हैं। अगर ये हमारी अरावली ग्रीन बेल्ट है, तो इसके इधर में और इसके इधर से 5 किलोमीटर का हम क्या बनाना चाह रहे हैं, बफर जोन बनाना चाह रहे हैं। किस लिए, क्यों बनाना चाहते हैं ये बफर जोन, ताकि जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको हम जो रोक सकें, जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको हम रोक सकें। ठीक है, बस एक स्टेट्स याद रखना, अब तक आजकल काफ़ी फैक्चुअल हो गया यूपीएससी भी, तो स्टेट्स का याद रखना। इट पासिस थ्रू द हरियाणा, अरावली जो कवर करती है हमारा हरियाणा से पास हो रहा है, राजस्थान से पास हो रहा है, गुजरात से पास हो रहा है और दिल्ली तक जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 स्टेट्स का याद रखना, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली। सॉरी, दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो 3 हमारी स्टेट्स हो गई और एक हमारी यूनियन टेरिटरी हो गई। ठीक है, चलिए कुछ टर्म्स देख लेते हैं फटाफट से, न्यूज़ में रही हैं ये और यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है। तो पहली जो टर्म है दैट इज कॉल्ड दी पल्सार। ये मेरे हिसाब से 2023 के पेपर में आई है ये टर्म, ठीक है, 2023 या 24 में पूछा हुआ है, देख लेना एक बार। तो पल्सार पूछा हुआ था, मैच द फॉलोइंग में आए थे ये, तीन आपको टर्मिनोलॉजी दी थी, यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन थी और इनको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो पहला क्या है हमारा पल्सार्स। पल्सार्स क्या होते हैं, जो न्यूट्रिनो स्टार होते हैं। अब जो स्टार्स होते हैं देखो, न्यूट्रिनो स्टार ना एक अपना क्या है, सबसे पहले क्या होता है, नेबुला होता है। नेबुला में यानी कि क्लस्टर ऑफ गैसेस होती हैं। फिर वो क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। तो जैसे ही वो कंडेंस करते हैं, तो कंडेंस करने के बाद वो हमारा स्टार बनता है। ठीक है, प्रोटो स्टार, वो क्या बनेगा, स्टार से पहले की स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड द प्रोटो स्टार। तो प्रोटो स्टार बनने के बाद फिर हमारा स्टार बनता है, और फिर जो जो इनिशियल स्टेज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार हम बोल देते हैं।
तो न्यूट्रिनो स्टार फॉर्म्ड फ्रॉम द कोलैप्स्ड कोर ऑफ द मैसिव स्टार आफ्टर इट डाइज। अब देखिए, अभी मैंने बताया सबसे पहले क्या होती है, गैस होती है। तो ये क्या है, गैस है, गैस चैम्बर है, ये पूरा का पूरा हमारा गैस है। ये गैस कंडेंस होगी, कंडेंस होने के बाद क्या बनेगा, प्रोटो स्टार बनेगा। प्रोटो स्टार बनने के बाद फिर हमारा जो है पूरा का पूरा स्टार बनेगा, ठीक है। फिर स्टार बनने के बाद क्या होगा, ये फुल स्टार हमारा बन गया। अब जब ये स्टार डाई करेगा, ये कोलैप्स होगा, तब जाके हमारा क्या बनेगा, न्यूट्रिनो स्टार बनेगा, न्यूट्रिनो स्टार, ठीक है। तो ये है स्टेज। तो देख ले, समझ में आ गया ये। तो पूछेगा सिंपल क्या है पल्सार, पल्सार बस ये आपको इतना याद रखना है, इट इज अ रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, बस दैट्स इट। इट इज अ रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार जो कि फॉर्म्ड होती है किससे, कोलैप्स जब होता है हमारा स्टार तब। सेकंड पॉइंट क्या है, मैग्नी स्टार। मैग्नी स्टार क्या है, इट इज अ स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार विद एन एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड। अब ये स्टार है, स्टार हमारा सन भी अपना स्टार है और वो भी अपना रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी जो स्टार होता है, जो न्यूट्रॉन स्टार होता है, जब वो रोटेट करता है तो उसके आसपास ना क्या होते हैं, फील्ड्स अपनी जनरेट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड्स अपनी जनरेट होंगी। तो उसी को उस स्टार को हम क्या बोलते हैं, मैग्नी स्टार। ये मैग्नेटिक, एम मैग से याद रखना, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक, और स्टार से स्टार, न्यूट्रिनो स्टार, ठीक है। ये मैग्नेटिक, एन से न्यूट्रिनो और स्टार। चलिए, अब एक और चीज देख लीजिए आप, व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ को क्या ये अगर ना एक लिमिट होती है, दैट इज कॉल्ड द चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। तो ये बस याद रखना, चंद्रशेखर लिमिट। तो इस लिमिट के बेसिस पे हम ना क्लासिफिकेशन करते हैं स्टार की। तो अगर स्टार जो है, अगर वो स्मॉल है, स्मॉल स्टार होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, व्हाइट ड्वार्फ बोल देते हैं। अगर वो स्टार जो है चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा बड़ा है, तो उसको हम बोल देंगे रेड स्टार, रेड जाइंट, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन ना, ये थोड़ा स्टैटिक पोर्शन है, तो मैं कोशिश करूंगा इसकी एक सेपरेट वीडियो ले आऊँ जिसमें कि स्टार का पूरा क्लासिफिकेशन हो, क्योंकि स्टार से यूपीएससी में आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा। हम्म। फिर देख लीजिए, एक और चीजें याद रख लीजिए, नासा का है ये ऑब्जर्वेटरी, किसका है ये, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी किसका है, नासा का। तो चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी किसका है, नासा का है। नेक्स्ट जो टॉपिक न्यूज में था, दैट इज नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड क्या होता है, इसमें प्रेसिडेंट जो है 15 नर्सेज को उसने क्या किया है, अवार्ड किया है, ये अवार्ड दिया है। तो बस इतना याद रख लीजिए, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रेसिडेंट ने 15 नर्सेज को दिया। अगर ये सिंपली ये टर्म देगा और पूछेगा कि किस चीज़ के लिए होता है, तो ये सिंपली आपको नर्सेज के लिए अवार्ड है ये, ठीक है। कोई नर्स है, उसने एक अच्छा काम किया है स्पेसिफिक फील्ड में, वो नर्स जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती है, तो उन नर्सेज को ये अवार्ड दिया जाएगा। हम्म। कौन, कब से ये चलता आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज द मिनिस्ट्री फॉर दिस, 1973 से कंटिन्यू में है। क्या मिलता है इसमें, अवार्ड में एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, 1 लाख मनी मिलेगी और एक मेडल मिलेगा। क्या पॉइंट याद रखना है, प्रेसिडेंट देता है, किसको देता है, नर्सिस को देता है। अब ये चीज और देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाके, कि ये नाइटिंगेल वर्ड कहाँ से आया है, ठीक है। तो भाई ये जो नाइटिंगेल है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे। ये जो है फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग सिस्टम के। हम्म। इन्होंने कुछ दिया क्या, कुछ सर्विस दी होगी, तभी ये जो आज की जो मॉडर्न, आज की जो मतलब नर्सेज है उनको दिए जा रहे हैं। तो यस, क्रीमियन वॉर में इन इन्होंने क्या किया था, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी, जो वुंडेड सोल्जर्स हैं उनको ट्रीट किया था। हम्म। और इन्होंने जो है फाइंड, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था एक नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सेज, नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग। तो इसीलिए इनका जो इस अवार्ड का नाम जो है इनके इनके नाम पे रख दिया गया है। हम्म। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, दैट इज नैनो एंजाइम। अच्छा, यूपीएससी में ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं साइंस एंड टेक से। तो एक न्यूज़ है, दैट इज नैनो एंजाइम। तो नैनो टेक्नोलॉजी तो टॉपिक है ही है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो नैनो टेक से, नैनो टेक में नैनो एंजाइम हम देख लेते हैं। तो ये एंजाइम है,
एंजाइम्स पता है क्या होते हैं? नहीं पता? ये देखिए, ये हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रही है कोई, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्स प्लस वाई देख लेते हैं। तो ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है। इसमें अगर हम एंजाइम डालते हैं ना, तो वो इस रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। इस रिएक्शन को वो क्या कर देगा, फास्ट कर देता है। अगर पहले ये रिएक्शन अगर 1 आवर ले रही थी, तो अब ये 15 मिनट्स में ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी। किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द एंजाइम। तो एंजाइम क्या है, इट एक्ट एज अ फ्यूल। तो एक तरह से फ्यूल का ये हमारा काम करता है, ठीक है। काफी डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हमारे होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, अमाइलेज। तो जिनके पीछे ए ऐसी एज लग जाता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स हमारे होते हैं, ठीक है। तो अमाइलेज, अमाइलेज और कीमोट्रिप्सिन, ये देयर आर सो मेनी एंजाइम्स, आई मीन, ठीक है। तो इतना समझ लेना, जिसके पीछे एज लग जाए ना, वो एंजाइम होता है। न्यूक्लियेज, हाँ याद आया, न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज, ठीक है। डीएनए लाइगेज। तो इन सब में क्या लग रहा है, पीछे एज लग रहा है, तो ये क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, ओके। तो नैनो एंजाइम, यानी कि एंजाइम तो है, लेकिन इसको हमने काफी स्मॉल स्केल पे, नैनो स्केल पे हमने जो है बनाए होंगे एंजाइम, तो उनको क्या नाम दिया है, नैनो एंजाइम्स हमने नाम दिया है। तो क्या ये मेटेलिक के होते हैं? यस, ये मेटेलिक के होते हैं। देख रहे हो, एंजाइम है और मेटेलिक के बने बने हुए हैं, तो मेटल्स के बने हो सकते हैं। मेटल ऑक्साइड बेस्ड हो सकते हैं, कार्बन बेस्ड हो सकते हैं। अभी अगर हम यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है ना, तो इस पे डाउट होता है, क्या ये एंजाइम मेटेलिक होंगे? ठीक है, तो यस, ये मेटेलिक के भी हमारे हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एमएससी इरीना। एमएससी इरीना, यही पूछ लेगा क्या चीज है ये एमएससी इरीना। तो एमएससी इरीना क्या है, इट इज ना कंटेनर शिप, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंटेनर शिप है। कुछ याद आ रहा है? टाइटैनिक? हाँ, नहीं आ रहा तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंटेनर शिप है। कौन सी? एमएससी इरीना। टाइटैनिक तो सबको याद होगा, एक और वर्ड याद कर लो, दैट इज एमएससी इरीना, ठीक है। किसके और किसके अंडर में, किस कंट्री के अंडर में? लाइबेरिया कंट्री के अंडर में है, उसका फ्लैग लगा हुआ है इसके ऊपर, लाइबेरिया। और इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? इट इज ऑपरेटेड बाय द स्विस बेस्ड कंटेनर शिप जाइंट, ठीक है। तो स्विस कंट्री की कोई कंपनी है, वो इसको बेसिकली ऑपरेट कर रही है। तो बस ये याद रखना, ये कोई शिप है और सबसे बड़ी है ये वर्ल्ड की। हम्म, चलिए। नेक्स्ट जो है दैट इज उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल किस चीज किस चीज के रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू वर्क प्रॉपर्टी। काफी न्यूज में रहा है, काफी डिबेट भी और चल रही है, अभी केस चल ही रहा है इसका सुप्रीम कोर्ट में। तो उम्मीद पोर्टल हमारा बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किस चीज से लिए, ताकि जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वर्क प्रॉपर्टीज है, उनको रजिस्टर किया जा सके इस पोर्टल के थ्रू। बस इतना याद रखना, उम्मीद पोर्टल किस चीज से रिलेटेड है, वर्क प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। देन खीर भवानी टेम्पल। भाई टेम्पल से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, खजुराहो टेम्पल, ये टेम्पल, वो टेम्पल। तो एक और टेम्पल न्यूज में, दैट इज कॉल्ड द खीर भवानी टेम्पल, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये तो आसानी से याद कर लोगे, है ना? कैसे याद रखोगे बताओ? तुम दूध मांगोगे, हम तुम्हें खीर देंगे। याद आ रहा है कुछ डायलॉग? तो उससे याद रख लेना कि अगर वो लोग जम्मू एंड कश्मीर मांगेंगे, तो हम उन्हें चीर देंगे, ठीक है। अगर पाकिस्तान वाले दूध मांगते हैं, तो हम उनको खीर दे देते हैं, अगर वो जम्मू कश्मीर मांगे तो हम उन्हें चीर देंगे। तो खीर से याद रख लेना, ठीक है। वो डायलॉग याद रख लेना। तो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। याद हो गया मेरे हिसाब से, नहीं भूलोगे अब। तो और ये किसको डेडिकेटेड है? रंग्या देवी को ये डेडिकेटेड है। रंग्या देवी क्या है? एक फॉर्म है किसका? दुर्गा जी का फॉर्म है। रंग्या देवी किसका फॉर्म है? दुर्गा जी का फॉर्म है। तो खीर भवानी, भवानी से याद रखना, भवानी दुर्गा जी को ही बोला जाता है ना, तो वो चीज याद रखना। किसने बनवाया था? महाराजा प्रताप सिंह जी ने बनवाया था, महाराजा प्रताप सिंह जी ने 1912 में। और इसको रिनोवेट किसने करा था? महाराजा हरि सिंह ने। मेन तो यही बस याद रखना कि महाराजा प्रताप सिंह जी ने बनवाया था इसको, और हरि सिंह जो लास्ट रूलर थे हमारे जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने इसको क्या करवाया था? रिनोवेट करवाया था, ठीक है। चलिए, कल का हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर, क्या होते हैं पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर? याद आ रहा है? पढ़ के आए थे तुम लोग?
तो पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर, इनको क्या बोला जाता है, व्हाइट जायंट बोला जाता है। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है, व्हाइट जायंट बोला जाता है। और ये कहाँ के थे बताओ जल्दी, कहाँ के थे ये, अर्जेंटीना के। ठीक है, किस रेंज में आते हैं ये, एंडीज। ओके, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी थी। सेकंड, एमोलोप सिलोन क्या है, ये हमारा फ्रॉग है, याद आया। ठीक है, थर्ड टॉपिक, जेंगिजर कॉरिडोर किसका था, ये किस कंट्री के अंडर में था, अजरबैजान। कॉन्फ्लिक्ट किस कंट्री के साथ चल रहा है, आर्मेनिया के साथ। बस इतना ही याद रखना है। इंडिया एआई मिशन, इंडिया एआई मिशन जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, हाँ, किस मिनिस्ट्री का जो है, इसका एक इनिशिएटिव था ना, दैट इज बेसिकली क्या इनिशिएटिव था बताओ, जॉलेट इनिशिएटिव, याद आया, जॉलेट इनिशिएटिव। कौन कौन सी इसमें, एक तो मीटी हमारी इसमें इन्वॉल्व है, और और कौन सी थी बताओ, मीटी एंड नास्कॉम, यस, नास्कॉम, दो का ये इनिशिएटिव है। ठीक है, चलिए, नेत्रावती रिवर, नेत्रावती रिवर कहाँ की थी ये, कर्नाटका की। ठीक है, कहाँ पे ये ड्रेन हो रही है, कहाँ पे ड्रेन हो रही है, अरेबियन सी में, याद आ रहा है। इसको क्या बोला जाता है, लाइफलाइन ऑफ दक्षिणा कन्नड़। और कहाँ से ओरिजिन है इसका, कुदेरमुख रेंज से। ठीक है, विटामिन B9 वाटर सोल्यूबल होता है, किस लिए जरूरी है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए। फिर कावल टाइगर रिजर्व, बताइए कहाँ का है कावल टाइगर रिजर्व, कहाँ का है, तेलंगाना, यस। कौन सी रिवर पास से गुजरती है, गोदावरी, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। फिर ध्रुवा, ध्रुवा क्या चीज था, किसने बनाया था इसको, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। क्या कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, एड्रेस एज अ सर्विस के ऊपर बेस्ड है। क्या हम जो पीपल है क्या अपने डाटा को मॉनिटर कर सकते हैं, क्या उसको रेगुलेट कर सकते हैं, जी हाँ रेगुलेट कर सकते हैं, यही इसकी खासियत है ध्रुवा की। फिर लास्ट टॉपिक दैट इज थ्रोम्बेक्टोमी, क्या बताया था मैंने, ये आपका ब्लड है, ये जम गया है, हाँ क्लोट, अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो क्लोट का मतलब होता है जम जाना। तो ये अगर जम जाता है, ये आपकी वेन है, अगर ये क्लोट यहाँ पे बन रहा है ना, तो क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो होता है उसको ये क्या कर देगा, स्टॉप करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको थ्रोम्बेक्टोमी हमारा बोला जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप कल का रिवीजन हो गया है, फटाफट से एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं इसका। खीर भवानी टेम्पल कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, दुर्गा जी को डिवोटेड है ये, और किसने बनवाया था, महाराणा प्रताप सिंह ने और महाराजा हरि सिंह ने रिनोवेट किया था इसको। उम्मीद पोर्टल वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। एमएससी इरिना क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंटेनर शिप है। नैनो एंजाइम्स क्या होते हैं, ये मेटेलिक के भी हो सकते हैं, मेटल ऑक्साइड बेस्ड हो सकते हैं, कार्बन बेस्ड हो सकते हैं। देन फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये क्या होता है, प्रेसिडेंट हमारे जो है देते हैं, नर्सिस को अवार्ड देते हैं। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। फिर हमने पढ़ा मैग्नी स्टार क्या होता है, मैग्नी स्टार जो स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं और जो एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे उनको मैग्नेटिक स्टार, ऐसे मैग्नेटिक प्लस में न्यूट्रिनो स्टार। फिर हमने बताया पल्सार क्या होते हैं, ये रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, दे आर नोन एज दी पल्सार। फिर हमने बताया कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या होता है, 5 किलोमीटर का इधर से और इधर से हम बफर जोन क्रिएट करना चाहते हैं ताकि हम क्या कर सकें, डेजर्टिफिकेशन और जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको रोक सकें। कौन सी स्टेट से गुजर रहा है, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से एंड दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी से। फिर हमने बताया कि ये जो ड्रोन्स हैं ये बहुत ही घटिया सी इन्होंने टेक्टिक यूज करी है। ठीक है, जिसमें आगे में हमारा कैमरा लगा होता है, और ये इन्होंने जो कोवार्डली, ये एक एक्ट था जो रसिया की टेरिटरी में इन्होंने जो है इन ड्रोन्स को अपना यूज किया। इन एक्सपेंसिव ही हमारे होते हैं, काफी स्मॉल होते हैं और सिग्निफिकेंट डैमेज ये पहुंचा सकते हैं। फिर हमने PYQ देख लिए थे दोनों, ट्रोजन हॉर्स हमने देख लिया। फिर हमने ये वाला
देखा कि बिल्डिंग में हमने इंटीग्रेट किया है किसको, फोटोवोल्टिक सेल को, ऊपर भी, इधर वॉल्स पे भी, इधर टेरेस पे भी। ठीक है। फिर ये हमने देखा मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। क्या फ्रेमवर्क है, पीएमएलए एक्ट हमारा बना हुआ है इसको। ये किस में आता है, हमारा जो ऑनलाइन गेमिंग्स है दैट विल बी कम अंडर द स्टेट लिस्ट। क्या गेमिंग के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, जी हाँ, 28% जीएसटी लगा हुआ है, और इधर में अगर आप जीत जाते हो तो उस मनी के ऊपर 30% जीएसटी है। चलिए बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं कल।